हेलो बच्चों, आपका स्वागत है वेदांतु केमिस्ट्री में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग कभी भी किसी भी रासायनिक समीकरण को आसानी तरीके से पूर्ण कर सकते हैं और हम लोग आसानी तरीके से रिएक्शन को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अधिक से अधिक बच्चों को यही दिक्कत होता है कि वो रासायनिक अभिक्रिया को रट करके जाते हैं और वहां पे कुछ ना कुछ गलती करके आते हैं। तो इस चीज को हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आज के बाद आपको अभिक्रिया को कभी भी रटना नहीं होगा और एकदम आसानी तरीके से आप क्या कर सकते हो, अभिक्रिया को पूर्ण एवं संतुलित कर सकते हो। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग क्लास 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में और अगर आपको रासायनिक अभिक्रिया में दिक्कत होती है तो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा लास्ट तक। फिर आपको कम से कम 60% तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व इस वीडियो के माध्यम से हो ही जाएगा। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा क्या है, कॉपर को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इसका समीकरण लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग कॉपर को Cu से लिखते हैं और इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक। तो सांद्र को कंसंट्रेट बोलते हैं ऐसे, और सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 से लिखते हैं। ठीक, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ आपको क्या कराना है, रिएक्शन कराना है, अभिक्रिया कराना है। और ऊपर आगे इस रिएक्शन में क्या लिखा है कि इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो हम लोग गर्म के लिए ऐसा त्रिभुज जैसा चिन्ह बना देते हैं। ये हमारा बोल रहा है। तो अब यहाँ पे आगे बोल रहा है कि क्या हमें मिलता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे बात किसकी हो रही, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब बहुत ज्यादा क्रियाशील सल्फ्यूरिक अम्ल रहेगा और उसका कॉपर के साथ रिएक्शन। अगर तनु अम्ल के साथ हम लोग रिएक्शन लिखे तो कॉपर तनु अम्ल के साथ रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि कॉपर एक बहुत ही अल्प क्रियाशील धातु है। तो इसलिए तनु अम्लों के साथ रिएक्शन नहीं देता, इसलिए यहाँ पे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पे यूज किया गया। अब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं तो उसके लिए एक कंडीशन होता है कि कॉपर जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा तो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फेट लवण का निर्माण करता है। तो यहाँ पे कॉपर जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये सबसे पहले बनाएगा सल्फेट लवण, तो जिसको हम लोग बोलते हैं CuSO4। क्लियर। फिर इसके बाद ये क्या बनाता है, इसके बाद ये बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक, ये दो चीज बनाता है। अब आगे हमें क्या करना है, इस अभिक्रिया को संतुलित करना होता है। क्लियर बात। अब इसमें अगर हम लोग सल्फर देखें तो कितना दिख रहा है, एक दो सल्फर दिख रहा है और यहाँ पे हमें सल्फर एक ही दिख रहा है, तो इसलिए आगे हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे। ठीक, अब सल्फर हमारे पास 2 हो गया और कॉपर हमारे पास कितना है, 1 है, तो कॉपर इधर भी 1 है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 दूनी 8, 8 ऑक्सीजन हो गया और 2 हाइड्रोजन, जबकि इसमें हमें कहीं पे भी हाइड्रोजन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो 2 हाइड्रोजन को हमें यहाँ पे लिखना होगा। तो हम लोग प्लस कितना हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, तो 2H2 हम लोग लिख देते हैं। अब देखते हैं कि हमारा ऑक्सीजन इधर कितना दिख रहा है। तो ऑक्सीजन हमारा 8 दिख रहा है और इधर ऑक्सीजन 6 दिख रहा है, तो 2 ऑक्सीजन हम लोग इधर लगा देंगे, मतलब 2 का आगे गुणा कर दिए तो 2 ऑक्सीजन हो गया। तो इस तरीके से हमारा पहला रिएक्शन हो गया। तो इस तरीके से हमारे पहला अभिक्रिया पूर्ण हो गया। अब दूसरा अभिक्रिया हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अमोनिया गैस का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया। तो अमोनिया को हम लोग कैसे लिखते हैं, NH3 के साथ लिखते हैं, NH3 से अमोनिया को लिखा जाता है। ठीक, एक गैसीय रूप में है और इसका हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं। अभी मुझे पता है कि आप लोगों को इतना ज्यादा चीजें नहीं पता है, तो लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अमोनिया में नाइट्रोजन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ आबंध बना लिए, 2 इलेक्ट्रॉन इस अमोनिया के पास अभी बचा हुआ है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक को अगर हम लोग अलग अलग पार्ट में बात करें तो यहाँ H+ और Cl- में लीक होता है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इस अमोनिया का बचा हुआ है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देगा तो हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा तो क्लोरीन के बाहरी कोष में 7 होते हैं तो वो 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या प्राप्त होता है, नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन को भी ले लेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा NH4 और क्लोरीन को भी ले लेगा तो यहाँ पे Cl, मतलब यहाँ पे NH4Cl का निर्माण होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नौसाद्र बोलते हैं। क्लियर। तो ये हमारा सेकेंड रिएक्शन हो गया। अब हम लोग थर्ड रिएक्शन को देखते हैं। यहाँ पे कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालते हैं। तो कॉपर को Cu से लिखते हैं और सिल्वर नाइट्रेट को AgNO3 से लिखते हैं। ठीक,
इसके विलयन में डालते हैं, मतलब AgNO3 के सॉल्यूशन में डालते हैं। तो कॉपर जो है वो यहां से सिल्वर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। कॉपर यहां से सिल्वर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो हमें मिल जाता है CuNO3 का ट्वाइस प्लस Ag। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे तो ट्वाइस नहीं है, यहाँ पे ट्वाइस आया कहां से। तो कॉपर की जो संयोजकता होती है वो +2 संयोजकता होती है, और NO3 की जो संयोजकता होती है वो -1 संयोजकता होती है, और कॉपर की +2 होती है। ठीक। और यहाँ पे सिल्वर की अगर बात करें तो उसकी संयोजकता कितनी होती है, +1 होती है। तो कॉपर NO3 के साथ अभिक्रिया करेगा तो दो इसको NO3 की NO3 इसके साथ कितने जुड़ने चाहिए, 2 NO3 जुड़ने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। तो इस वजह से ये 2 NO3 जुड़ेंगे और यहाँ पे सिल्वर बाहर निकल जाएगा। ठीक। अब इस अभिक्रिया को देखो और इसमें देखो, तो इसमें NO3 कितना दिखा है, 1 दिखा है, इसमें 2। तो अभिक्रिया को हमें अभी क्या करना है, संतुलित करना है, जिसके लिए हमें 2 आगे से गुणा करेंगे। तो NO3 अब हमारे पास 2 हो गया, और सिल्वर अभी 1 ही है इस तरफ, तो इधर 2 से गुणा करना पड़ेगा। इस तरीके से हमारा थर्ड रिएक्शन कंप्लीट हो गया। समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट अभिक्रिया को देखते हैं। इसके बाद वाला अभिक्रिया क्या है, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट पर ताप का प्रभाव। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग कैसे लिखते हैं, NaHCO3। इस पे ताप का प्रभाव देखना है, मतलब इसको हमें क्या करना है, गर्म करना है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो हमें ये पता है कि सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 गैस प्राप्त होता है। मतलब हर रिएक्शन में आपका ऐसा रूल नहीं फॉलो होगा, लेकिन बहुत सारे रिएक्शन में फॉलो होगा भी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इस वाले रिएक्शन को आपको याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं। मतलब जब यहाँ पे एक यौगिक दिया रहेगा तो उसके लिए हम लोगों के पास जनरली कोई ट्रिक नहीं होता है। जब दो रहते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग उस तरीके को आजमाते हैं, लेकिन सिंगल की कंडीशन में हमें रिएक्शन को याद ही करना पड़ता है। अब हम लोग पांचवें इक्वेशन को देखते हैं कि पांचवा इक्वेशन कह क्या रहा है। इसमें बोल रहा है कि कैल्शियम एसीटेट को अकेले गर्म करने पर, तो कितने लोगों को तो कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला ही नहीं पता होगा, उनके लिए मैं थोड़ा सा हेल्प करना चाहता हूँ। एसीटेट आयन क्या होता है, एसीटेट आयन को CH3COO माइनस को हम लोग बोलते हैं एसीटेट आयन। ठीक। अब कैल्शियम एसीटेट का मतलब CH3COO, ये तो एसीटेट आयन हो गया, और इसके साथ हम लोग क्या जोड़ देते हैं, कैल्शियम जोड़ देते हैं। ठीक। सी। तो आपके दिमाग में आ रहा है क्या यही है, नहीं। अभी यहाँ पे कैल्शियम की अगर हम लोग संयोजकता देखें तो वो क्या होती है, कैल्शियम की संयोजकता होती है +2, और एसीटेट आयन की जो संयोजकता होती है वो -1 होती है। तो इस कंडीशन में जो कैल्शियम से एसीटेट आयन जुड़ेंगे वो कितने जुड़ेंगे, 2 ठो जुड़ेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा CH3COO का ट्वाइस, और साथ में कैल्शियम जुड़ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करने के लिए ऐसा तीर हमें दिखाना पड़ेगा, ऐसा चिन्ह। अब इसको जब हम लोग गर्म करते हैं तो उस कंडीशन, जैसे ऊपर के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, वैसे इसमें भी इस रिएक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। यहां पे देखते हैं CH3COCH3 प्लस CaCO3 हमें मिलता है। ये चीज हमें क्या होता है, मिलता है। समझ गए। तो कैल्शियम कार्बोनेट, और हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग कीटोनिक ग्रुप बोल सकते हैं। कीटोनिक ग्रुप का मतलब अगर इसका नाम हमें देखना पड़े तो मेथ एक प्रोप, तो 2 प्रोपेनोन, ये हमें क्या मिल गया, कंपाउंड मिल गया। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 6 वाले को। 6 वाले में देखें तो एसिटिक अम्ल को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया हम लोग कराते हैं तो हमें क्या मिलता है। देखो इसको मैं तरीका बताऊंगा आपको, अब आपको इसका आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, CH3COOH। एसिटिक अम्ल का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। क्लियर है। अब इसका हम लोग रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, क्लोरीन के साथ, मतलब Cl2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं। इसका अगर हम लोग रिएक्शन Cl2 के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे CH3COOH, ये क्या है, एसिटिक अम्ल, और अम्ल का गुण क्या होता है, हाइड्रोजन आयन को देना। तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे और यहाँ पे H+। और उसी तरीके से क्लोरीन को देखें तो 2 क्लोरीन इस तरीके से जुड़े हुए हैं। ठीक। अब एक क्लोरीन पे अगर ये बॉन्ड टूटता है तो एक क्लोरीन पे
ऋण चार्ज आ जाएगा और इस क्लोरीन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो जो क्लोरीन पॉजिटिव वाला रहेगा वो तुम्हारा इसके साथ जुड़ जाएगा, और जो क्लोरीन तुम्हारा नेगेटिव रहेगा वो इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। समझ गए? तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, CH3 COO Cl प्लस HCl, ये हमारा रिएक्शन बनेगा। मतलब एक क्लोरीन यहां से हाइड्रोजन हटेगा और एक क्लोरीन यहां पे जुड़ जाएगा और एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि क्लोरीन जो है वो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, इसलिए वो हाइड्रोजन को आसानी से अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से हमें ऐसा रिएक्शन प्राप्त होता है। अब हम लोग सेवेंथ रिएक्शन को देखते हैं। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, इसको हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। तो सोडियम एसीटेट को जब हम लोग सोडा लाइम के साथ, तो सोडियम एसीटेट का सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे सोडियम एसीटेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3 C डबल बॉन्ड O, मतलब COO ये तुम्हारा क्या होता है, सोडियम एसीटेट होता है। ठीक, अब इसका हम लोग रिएक्शन करते हैं सोडा लाइम। तो सोडा लाइम किसको बोलते हैं, NaOH के साथ, NaOH। और जनरली आप लोग सुने क्या होंगे, यहां पे इसको क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। तो सोडियम और OH ये तुम्हारा क्या है, एक तरीके का क्षार है, और क्षार का गुण क्या होता है, OH माइनस आयन को देना। तो अगर OH माइनस यहां से निकलेगा तो सोडियम यहां से उठ करके यहां पे जाएगा, तो यहां पे भी आपको पहले से क्या दिख रहा है, सोडियम। इसका मतलब ये सोडियम इस पे नहीं जाएगा, क्योंकि रिएक्शन आगे प्रोसीड ही नहीं होगा, आगे कंप्लीट ही नहीं होगा। इसका मतलब ये जो टूटेगा वो कुछ और टूटेगा इसमें। यहाँ पे जो टूटेगा वो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आपको मिलेगा, H प्लस मिलेगा, और ये NaO माइनस में टूटेगा, मतलब NaO माइनस एक और H प्लस। और उसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, इस कार्बन और कार्बन के बीच में, तो वो कार्बन जो ए वाला कार्बन है, जो ए वाला कार्बन है वो क्या कर लेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को इस वाले कार्बन को दे देगा। इसका मतलब इस वाले पोर्शन पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस वाले पोर्शन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब ए वाला बॉन्ड टूट के इसके पास गया, मतलब जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जिस एटम के पास जाता है वहां उस वाले एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो उस कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो ये हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, वो इसके साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा यहाँ पे CH4 प्लस। अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें NaO दिख रहा है और NaOO और C। तो अगर सोडियम और सोडियम को जोड़ दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम Na2 मिल जाएगा। ठीक, और एक कार्बन है तो एक कार्बन मिल जाएगा, और दो ऑक्सीजन यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ पे, तो हमें CO3 मिल जाएगा, मतलब सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे मिल जाएगा। ये हमारा रिएक्शन हो जाएगा। अब इस रिएक्शन को देखिए, एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने देते हैं। मतलब इस रिएक्शन में थोड़ा सा टेम्परेचर, क्योंकि एथिल अल्कोहल को जब हम लोग सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो हमें अलग अलग केस में अलग अलग चीजें मिलती हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर बता दिए, इसलिए हमारा एक स्पेसिफिक रिएक्शन बन जाता है। मतलब कि इसको अगर हम लोग देखें तो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। अब इसका हम लोग रिएक्शन करते हैं H2SO4 के साथ। ठीक, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल का काम क्या है, H प्लस आयन को देना है, H प्लस आयन को दे देगा। ठीक, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हमें चीजें क्या मिलेंगी वो देखो। और यहाँ पे जो OH माइनस है, यहाँ से OH माइनस हमारा निकल जाएगा और इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज। ठीक, अगर सल्फ्यूरिक अम्ल को देखें तो हमें मिलता है H प्लस और HSO4 माइनस, ये चीज मिलता है। तो अब ये निगेटिव वाला पार्ट इस पॉजिटिव वाले पार्ट के साथ जाएगा और ए इसके साथ आ जाएगा। तो हमें मिलेगा क्या, यहाँ पे C2H5HSO4 प्लस H2O, ये चीजें मिलती है, क्योंकि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, मतलब ये मिला के हमको ये मिल जाएगी। एक हाइड्रोजन यहाँ से और OH माइनस यहाँ से, ये मिला के जल्द बन जाएंगी, और C2H5 के साथ HSO4 आ जाएगा। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, C2H5HSO4 का रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराएंगे, C2H5OH के साथ, मतलब फिर से एथिल अल्कोहल के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे। अगर अब एथिल अल्कोहल के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो हमें यहाँ वाला जो हाइड्रोजन है
वो हमें अलग मिल जाता है और H2SO4 का निर्माण फिर से हो जाता है। मतलब हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, जो उत्पाद मिलेगा, वो C2H5, ठीक। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमें क्या क्या कौन सा चीज यहाँ पे हो रहा है, इसको देखिए, C2H5 और हमें क्या मिलेगा, O C2H5 प्लस H2SO4, ये चीजें हमें मिलेंगी। अब ये चीजें कैसे मिलेंगी, यहाँ पे देखो, जो HESO4 है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज के रूप में अलग हो जाता है और ये पॉजिटिव चार्ज के रूप में अलग हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये हमारा किस पे हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और ये पोर्शन हमारा नेगेटिव चार्ज के रूप में। ये वाला नेगेटिव चार्ज पूरी तरीके से इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़ जाता है और ये वाला पूरी तरीके से इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़ जाता है। तो H2SO4 और ये C2H5 O C2H5 ऐसा बन जाता है, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं, और ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं, एथिल अल्कोहल को सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला आप लोग अभी देखे हो, C2H5OH होता है। इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराते हैं, सोडियम धातु के साथ। सोडियम को Na से लिखते हैं। अब सोडियम हमारा एक धातु है, वो यहां से इस हाइड्रोजन को हटा देगा, तो H प्लस पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे सोडियम पे भी एक तरीके का धनात्मक आवेश होता है, ठीक। तो वो क्या करेगा, इस चीज को यहां से हटाएगा और यहाँ पे बनेगा क्या, C2H5O Na। और जब भी धातु क्षार के साथ अभिक्रिया करती है तो उस कंडीशन में हमारा हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, तो यहाँ पे H2 गैस के रूप में मुक्त होगा। ये हमारा सोडियम एसीटेट बन जाता है। अब इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है, तो बैलेंस है कि नहीं है इसको देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक है और यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, मतलब इधर हाइड्रोजन हमारा कम या अधिक हमको दिख रहा है, समझ गए। और यहाँ पे कार्बन दो है और इसमें भी कार्बन हमारा दो ही है। तो इसको हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे, हाइड्रोजन हमें बैलेंस करना है। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हमें 2 का मल्टीप्लाई इधर करना ही होगा, और 2 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कार्बन हमारा 4 हो जाएगा, और 4 कार्बन को मल्टीप्लाई करने बराबर करने के लिए यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब कार्बन यहाँ पे 4 हो गए, कार्बन यहाँ पे 4, हाइड्रोजन यहाँ पे 10 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 10, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन भी 2, सोडियम यहाँ पे 2 हो गया, तो इसलिए 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमारा सोडियम बराबर हो जाए। और हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2, मतलब अब हमारा ये पूरी तरीके से इक्वेशन क्या है, संतुलित है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। एसिटिक अम्ल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल से क्रिया कराते हैं। एसिटिक अम्ल का हम लोग किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, एथिल अल्कोहल के साथ। किसकी उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो देखते हैं यहाँ पे CH3 COOH, इसको हम लोग एसिटिक अम्ल बोलते हैं, और इसका अभिक्रिया एथिल अल्कोहल के साथ हो रहा है, मतलब C2H5OH के साथ। उपस्थिति किसकी है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब कंसंट्रेटेड H2SO4, मतलब बहुत ज्यादा अधिक क्रियाशील अम्ल के साथ। उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, वही चीज यहां पे क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, जो उत्पाद बनेगा, CH3 COO C2H5 प्लस H2O बनेगा। मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हो ऐसा रहा है कि ये OH माइनस अलग हो जाता है यहाँ से, और यहाँ से H प्लस अलग हो जाता है, और इस पे क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। तो ये वाला पूरा पोर्शन इस चीज के साथ रिएक्शन कर लेता है, इस वाले भाग के साथ। तो हमारा बन जाता है CH3 COO C2H5, ठीक। और यहाँ पे H प्लस इस OH माइनस के साथ अभिक्रिया करके जल बना लेता है। अब हम लोग इक्वेशन नंबर या क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। एथेनॉल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। तो ये भी रिएक्शन हमारा एक फिक्स रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर दे दिया है। तो टेम्परेचर जब दे दिया रहता है तो उस कंडीशन में हमें कोई भी दिमाग लगाना नहीं पड़ता है। तो एथेनॉल को कैसे लिखते हैं, C2H5OH। इसका हमें क्या करना है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन पे, मतलब H2SO4 इस कंडीशन में अधिक में रहता है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में मिलाया जाता है, अधिक के जिसको बोलते हैं, अधिक मात्रा में मिलाया जाता है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कितना है, 443 केल्विन है।
उस कंडीशन में आपको याद ही करना पड़ेगा कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O बनता है। हर एक रिएक्शन में हम लोग कोई ना कोई तरीका नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ मैक्सिमम क्वेश्चन में हम लोग तरीके को आजमा सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि 12 क्या कह रहा है। एथेनोइक अम्ल का सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। तो एथेनोइक अम्ल को हम लोग कैसे लिखते हैं, CH3 COOH प्लस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं। इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, सोडियम यहां आ जाएगा, ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये जो अभिक्रिया है उस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारा निकलता है, ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो यहां पे हमें CH3 COO Na मिलेगा। अब यहां पे एक सोडियम बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है, बचा हुआ है अभी। और आगे के रिएक्शन को देखिए तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस कंडीशन में मिलता है, तो CO2 लिख देते हैं। अब इस अभिक्रिया को हमें किसी न किसी तरीके से बैलेंस करना, तो यहाँ पे सोडियम 2 दिख रहा है और यहाँ पे भी सोडियम हमें 1 दिख रहा है, यहाँ पे सोडियम 2 है। इस कंडीशन में 2 का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि कार्बन हमें कितना दिख रहा है, 1 2 3 कार्बन, और यहाँ पे 2 1 3 कार्बन और 1 4 कार्बन दिख रहे हैं। तो 4 कार्बन को बराबर करने के लिए 2 से इधर हमें गुणा करना पड़ेगा। 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा इधर जो हाइड्रोजन हो गया वो कितना हो गया, 2 हो गया। और ऑक्सीजन की केस हम लोग देखें तो 3 और 2 का 2 2 4, क्योंकि आगे 2 का गुणा हुआ है तो 2 2 4 ऑक्सीजन और 4 3 7 ऑक्सीजन। 7 ऑक्सीजन में से 2 और 2 4 6 ऑक्सीजन हमारा यूज हो गया, क्योंकि इसमें 2 2 4 और 2 6, मतलब 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन हमारे पास बचा हुआ है। तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, जल ही तो बोलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब नेक्स्ट रिएक्शन है एथिल एसीटेट का सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं। एथिल एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम लोग लिख देते हैं। एथिल एसीटेट को हम लोग लिखते हैं C2H5COOH। समझ गए, एथिल एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5COOH, ये हमारा एसीटेट। अब इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब NaOH के साथ इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं यहां से। तो वही चीज होगा, यहाँ पे सोडियम इसके साथ जुड़ जाएगा और H2O हमारा बाहर निकलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, C2H5COO Na प्लस H2O, ये हमारा इसमें अभिक्रिया होता है। नेक्स्ट क्या है, मीथेन का दहन। मीथेन के दहन को अगर हम लोग देखें तो मीथेन को हम लोग क्या लिखते हैं, CH4 से लिखते हैं। और दहन जब किसी भी चीज को जलाया जाता है तो उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, ठीक। और जब हम लोग ये रिएक्शन करते हैं, और मीथेन हमारा एक तरीके का कार्बनिक यौगिक है और इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है। तो इस कंडीशन में किसी भी चीज को आप जलाते हैं तो उसमें आपको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जो भी चीज जल रहा है उसमें जल की कुछ न कुछ मात्रा तो इन्वॉल्व होगी, उपस्थित होगी, तो आपको जल भी कुछ न कुछ मात्रा में मिलता है। प्लस आप जला रहे हो उसको तो आपको क्या मिलेगा, उष्मा और प्रकाश मिलेगा। ये चीज तुमको ध्यान रखना है, उष्मा एवं प्रकाश। मतलब ये चीज आप थोड़ा सा दिमाग लगा के याद रख सकते हैं कि जब भी किसी कार्बनिक यौगिकों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, एथेनॉल की क्षारीय KMnO4 के साथ अभिक्रिया। तो एथेनॉल का C2H5OH का हम लोग क्षारीय KMnO4, मतलब KMnO4 क्षारीय है, इसका रिएक्शन कराते हैं। तो ये भी रिएक्शन आपको याद ही करना पड़ेगा, इसके लिए कोई टॉपिक नहीं है। तो यहाँ पे जब क्षार का काम क्या होता है, क्षार का काम ये होता है कि वो ऑक्सीजन की संख्या को बढ़ा देता है, ठीक। क्षार का काम ऑक्सीजन की संख्या को बढ़ाना है। तो ये बनता है CH3COOH।
ये हमारा प्रोडक्ट बनता है। और यहां से जो हाइड्रोजन होता है वो हमारा मुक्त होता है। इसमें हम लोग हाइड्रोजन देखें तो 5, एक 6 हाइड्रोजन है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में मुक्त होगा। मतलब क्षार का काम क्या होता है, ऑक्सीजन का जोड़ना और हाइड्रोजन को वहां से हटाना। तो ये हमारा रिएक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है 16वां नंबर क्वेश्चन, एल्युमिनियम कार्बाइड की जल से अभिक्रिया कराने। तो एल्युमिनियम कार्बाइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Al2C2, और इसका हम लोग किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, 2H2O के साथ। 2H2O के साथ जब हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 2C2H2 प्लस 2Al2O। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एल्युमिनियम एक तरीके का धातु है, वो ऑक्सीजन को ले लेता है और कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ जोड़ के एसिटिलीन का निर्माण करता है, या हम लोग बोल सकते हैं एथाइन का निर्माण करता है, और यहाँ पे Cl2O बन जाता है। अब आगे हम लोग विरंजक चूर्ण की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं। तो क्या देखिएगा हमने, तो CaOCl2 ये हमारा विरंजक चूर्ण है, और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब H2SO4 के साथ अभिक्रिया हम लोग करा रहे हैं। तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 मिल जाएगा, और यहां पे भी हमें एक चीज मिलेगा जिसका नाम क्या है, जल। क्योंकि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब क्या है, इसमें पानी मिलाया गया, तो पानी यहां से अलग होगा, पानी मिल जाएगा। और यहाँ पे देखो कुछ बचा हुआ, तो क्लोरीन गैस आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे Cl2 मिल जाएगा जो कि गैस के फॉर्म में मिलेगा। तो ये हमारा रिएक्शन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। तो शुष्क बुझा हुआ चूना मतलब CaOH2, इसको हम लोग शुष्क बुझा हुआ चूना कहते हैं, और इसका क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो कुछ नहीं है, यहां से पानी बाहर निकल जाएगा, और यहां पे हमें जो मिलेगा CaOCl2 प्लस H2O। मतलब अगर हम लोग इसका कुछ शेप देखें तो वो कुछ इस तरीके से रहता है, CaOH और OH। तो यहां से ये क्या होता है, ये OH माइनस के रूप में, और ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, और यहाँ पे क्लोरीन आके जुड़ जाते हैं। समझ गए। तो ये हमारा शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो हमें प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, CaOH2 का किसके साथ रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, CO2 के साथ। ठीक, तो हमें मिलता क्या है यहाँ पे, CaCO3 प्लस H2O, जैसे हमारा ऊपर वाले रिएक्शन में हुआ था। समझ गए। तो CaCO3 प्लस H2O। तो उम्मीद है आपको अभिक्रिया करना, किस तरीके से हम लोग अभिक्रिया को सॉल्व करते हैं, कुछ तो अंदाजा मिल ही चुका होगा। इस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में भी थोड़ा सा दिमाग लगा के अभिक्रिया को आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो फिर हम लोग मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।